नमस्कार दोस्तों, मैं करण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं द देवरिया डायलॉग्स के शो में। आज हम बात करेंगे कवि के सामाजिक सरोकार के विषय में, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कवि, देवरिया के वरिष्ठ कवियों में एक श्री सरोज कुमार पांडे जी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि एक कवि का सामाजिक सरोकार क्या होता है, कविता समाज को किस दिशा में ले जाती है। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री सरोज कुमार पांडे जी। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी, तो आज जैसा कि हमारा विषय था एक कवि का सामाजिक सरोकार, तो ये तो आज इस पे हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि एक बैंक कर्मी जो कि अपना आधा जीवन बैंक में किया, उसके बाद वो साहित्य के इस विधा जिसे कविता कहते हैं, इसमें इसकी पदार्पण होता है और उसमें एक ऊंचा स्थान, जैसा कि आपके बारे में लोग बोलते हैं कवियों के राजकुमार। तो ये इतने जल्दी और इस तरीके से कैसे आपका सफ़र शुरुआत होता है और कैसे इस इतने ऊंचाइयों पे आप जाते हैं? किताबें भी आपकी प्रकाशित हो चुकी कई, तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए कर्ण जी, जहाँ तक जन सरोकार का सवाल है जी तो मैं एक बैंक कर्मी था जी, और बैंक में लोग ही आएंगे, बिल्कुल जी वो जनता के लिए है। जी और जो चीज़ जनता के लिए होती है, जी चाहे बैंक सर्विस हो या कविता हो, अगर वो आप जनता के लिए, लोगों के लिए काम करना शुरू करते हैं तो वहीं से जन सरोकार की शुरुआत होती है। अब बैंक में काउंटर पर बैठा हुआ एक क्लर्क, एक बाबू या एक कर्मचारी या अधिकारी, जो कह लीजिए, उसके सामने लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, और उन समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर के उनको संतुष्ट करना, जी यही तो जन सरोकार है। जी और वहीं से हमको एक कविता हमारे रूप दिल में आने लगी जी कि लोग आते थे, उनसे बात करते थे, और कभी कभी काव्यात्मक बात भी हो जाया करती थी। यहीं से हमारी जन सरोकारिता शुरू होती है और कविता का यहीं से जन्म होता है। जी, बहुत बढ़िया। और आज हम एक और बात से पूछना चाहेंगे कि ये कवि होता है जो, या साहित्यकार जो लोग होते हैं, इनका समाज के प्रति क्या दायित्व होता है? जैसे कि बहुत सारे बड़े प्रतिष्ठानों में काव्य गोष्ठी कराई जाती है और इस तरीके के कार्यक्रम होते रहते हैं अनवरत, जैसा कि आए दिन चल रहा है, अभी हमारे यहाँ भी चल रहा है, तो कवि गोष्ठी। तो ये आप कविता के माध्यम से किस तरीके से समाज को आप संदेश देना चाहेंगे या देते हैं? समाज में देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं, और समाज जो है अपने रिदम में, अपने बिल्कुल रिदम में चल रहा है, कोई उथल पुथल नहीं हो रहा है। तो उस पीरियड में, उस समय कविता होना कठिन है। लेकिन जब समाज में उथल पुथल होता है, जो हम सोचते हैं कि ये होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, या जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है, तो कविता विद्रोह करती है। तब कविता जब विद्रोह करती है तो वो समाज में, कवि अपने कविता के साथ समाज में जाता है और लोगों के सामने अपनी कविता कहता है। वो अपने कविता के बदले में कुछ चाहता नहीं है, वो जो चाहता है कि समाज को ऐसे होना चाहिए, उसके प्रति वो जिम्मेदारी अपनी समझता है। और जैसे सब लोग करते हैं वैसे एक बिल्कुल सामान्य घटना है, सामान्य कार्य है। कवि होना कोई बहुत श्रेष्ठ काम या बहुत दुरूह काम नहीं है। बिल्कुल जो समाज में हो रहा है उसको बताना कि ये हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, ये कवि का
प्रथम कर्तव्य है। और ये समाज का आईना भी हम शायद कह सकते हैं, इसे समाज का एक आईना है। जैसे कि पहले के कवियों ने अपना लिखा, आज हम उसके माध्यम से जानते हैं कि ये वो उस टाइम का समाज कैसा होगा, इस तरह का भी है। हाँ, ये सही बात कहें आपने। हाँ जी। क्योंकि जो हो रहा है, जैसे समकालीन कविता, आज की कविता या बहुत पहले की कविता, जी उस समय में जो हमारा समाज, जी हमारी राजनीतिक व्यवस्था, जी। हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी जो बाजार की व्यवस्था जैसी थी, उसी को वो बताता है। जी और कभी कभी ये होता है कि ये कवियों पर आरोप लग जाता है कि इन्होंने ऐसा लिखा, कभी अपने सोच के नहीं लिखा, उस समय जो पाया वो लिख दिया, और जो लिख दिया वही उस समय हो रहा था। उस समय का कवि उस समय जो हो रहा था वही तो लिखता है। जी। अब हम उससे वो नहीं होना चाहिए, ये कैसे होगा? उस समय वो हुआ, कवि ने वो लिखा, वो सत्य है, उसको सत्य मानिए। जी। अब एक प्रश्न था हमारा कि कविताओं के माध्यम से बहुत सारे सही काम तो बहुत सारे होते हैं, उसमें बीच बीच में कई सारी ऐसी चीज़ आती हैं कि कुछ कुरीतियाँ भी आती हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी, तो उसमें कविता में बहुत सारे ऐसे शब्द आ गए थे जो कि नहीं आने चाहिए समाज में हमारे घर से, लेकिन वो आए। तो और इस तरीके से ये तो खैर अलग विषय है। एक रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, सिंहासन खाली करो। तो वो इसी कविता के माध्यम से वो राजनीति में प्रवेश करते हैं। उसके बाद एक बार नेहरू जी वाला जो प्रकरण होता है, जिसमें कहते हैं कि जब जब राजनीति डगमगाई तो साहित्य ने सहारा दिया। तो इस तरीके से इस पर आप कुछ क्या कहना चाहेंगे कि इसके माध्यम से राजनीति में होना चाहिए या अन्य जो फिल्मों पे आपकी क्या राय है? देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि नेहरू जी एक बार कुछ गिरे जी। सीढ़ी पर, कुछ पैर उनका हुआ, तो रामधारी सिंह दिनकर उसको आगे बढ़ के उनको संभाल लेते हैं। जी जी जी। इसके बाद जो चीज़ें कही गई जी। वो एक वर्णन है, एक वो उस घटना का विस्तार लेती हुई सब वो बातें हैं। जी। उसमें यह है कि ये सिद्ध करना कि साहित्य आगे है, साहित्य समाज राजनीति को संभाल लेती है, और राजनीति को संभालती तो है ही है, उसमें ये दिखाना कि साहित्य एक सहायता के रूप में है, एक सहायक के रूप में है कि राजनीति अगर कहीं इधर उधर भटकेगी तो सही दिशा से कविता या साहित्य उसको सही दिशा देगी। जी जी मगर ये चीज़ मानिए जी। कि साहित्य का तो काम है कवि के कलम से निकलना, लेकिन कवि एक साहित्यकार होने के साथ साथ एक नागरिक भी होता है। तो कवि अपने नागरिक बोध को, जो नागरिक है, उसको छोड़ नहीं सकता। ये कहना कि साहित्य आगे है राजनीति पीछे है, राजनीति आगे है साहित्य पीछे है, इस झंझट में पड़ना कवि का काम नहीं है। लेकिन अपनी नागरिक भावना को, बीइंग ए सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री, उसको ये भी सोचना है। इसीलिए दिनकर कहते हैं, उसी भावना से प्रेरित होकर कहते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये कवि कम बोल रहा है, उसके अंदर जो जन भाव है, जो नागरिक होने का जो बोध है, वो कवि से कहलवाता है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। ये मेरी समझ। बिल्कुल बिल्कुल। और अटल जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अरे अटल जी के बारे में क्या कहें, वो भी एक वरिष्ठ कवि। वो
वरिष्ठ कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बढ़िया। और वो अपने युग की कविता कहते हैं। और वो मतलब हम तो ये कहते हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं हुए होते तो वो एक व्यास की तरह बहुत बड़े कवि हम लोगों को मिलता। जी, और राजनीति के क्षेत्र में भारत को जो भी उपलब्धियां अटल जी के द्वारा मिली, बिल्कुल। साहित्य को उतना ही हानि है। अगर वो साहित्य में रहते तो शायद बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े साहित्यकार, और जो कहते हैं ना, जनता सिंहासन खाली करो जनता आती है, वो खुद सिंहासन खाली करवाते हैं अपने कविता के माध्यम से। ऐसे महान कवि को मैं स्मरण कर रहा हूँ। अच्छा लगा आपने ये पूछा। जी 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 जी। अब एक किताब आई थी आपकी, जो कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखी कि दिल्ली के पुस्तक मेले में प्रदर्शित हुई थी। वो आई और काफ़ी प्रचलित हुई। बहुत सारे लोग अमेजोन पे और इस जगह पे अच्छी बिकी थी भी, और उसकी चर्चा बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों से मैंने सुना, और अच्छा उसका था। और उसके लिए बाद में आपको इस शहर में आए तो नागरिक पिचानी में अन्य जगहों पे उसके लिए आपको कई जगह सम्मान भी दिया गया। तो ये पुस्तक की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, और उसमें क्या आपने दिया है? देखिए, ये है ना कि हमारे कवि और हमारा समाज दोनों कविता और साहित्य के प्रति जी थोड़ा उसका मनोरंजन वाला भाव हो गया है जी कि वो कविता मनोरंजन तो करती है, ख्याल रखती है, लेकिन कविता से केवल मनोरंजन होता है, हम ऐसा नहीं समझते हैं। कविता एक जिम्मेदार वो है, तरीका है समाज के बीच समाज को ठीक ठाक करने के लिए। लेकिन जब श्रोताओं का दबाव पड़ता है, पाठकों का दबाव पड़ता है कि नहीं, आप हमें मनोरंजन चाहिए, तो मनोरंजन वाले कवि आते हैं सामने और मंचों पर आते हैं। उनका साहित्य के किताबों में जहाँ तक पाठकों का स्थान है, वहाँ तो नहीं आ पाते हैं, वो मंचों को पकड़ लेते हैं। और यहीं से हमारे मन में आया कि जब से फनकार हुए हम, गीतों ने तोड़ दिए दम। जी तो वही मेरी किताब ये, जब से फनकार हुए हम, जी। गीतों ने तोड़ दिए दम आया। जी। और इसी से संबंधित जो है ये, इसमें ज़्यादा गीत हैं, कविताएं नहीं, गीत हैं। अच्छा। और मैं खुद ही अपने कवि समाज को जी ये कहता हूँ कि हमें जो है जी समाज के वो मूल्य जी जो हमें मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे सजग रहना चाहिए। और मनोरंजन करते हुए भी उनको एहसास दिला देना चाहिए कि आप एक हमारे समाज के एक स्वस्थ नागरिक हैं, एक माता हैं, एक बहन हैं, एक पिता हैं, एक भाई हैं। तो ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम ऐसे श्रोता वर्ग, ऐसे पाठक वर्ग से जो हमारा इस्तेमाल मनोरंजन के रूप में कराना चाहते हैं, उनसे सावधान रहें। जी। अच्छा, एक प्रश्न है कि युवा कवि जो, जैसा कि आप उसके लिए मशहूर भी हैं, और उसी के चलते आपका एक जो यहाँ पर नाम चर्चित हुआ कि कवियों के राजकुमार। तो और आपके अंदर, जैसे आपके बारे में बातचीत करने पे हमें भी पता चला कि युवा कवियों को आप प्रोत्साहन देते हैं, जैसा कि, और ये नागरिक पिचानी सभा हुई है हमारी देवरिया की, जहाँ साप्ताहिक गोष्ठियाँ हो रही हैं, हर सेकेंड सैटरडे को गोष्ठी हो रही है, तो उसमें भी आप कई सारे नए कवियों को मौका देने का, तो इस तरीके से नए लोगों से आप किस तरीके से, क्या मतलब वो कवि बने तो किस तरीके से आप संदेश देंगे, या क्या वो किस तरीके से वो इस कविता के उसमें आए हैं? देखिए, ऐसा है, इसमें जब मैं नागरिक प्रचारणी से जुड़ा जी करीब 25 साल पहले, जी
तो उस समय मैं कविता में यहाँ के समाज में नया नया था जी और नागरी प्रचारिणी ने जो हमको प्रोत्साहन दिया, जी नागरी प्रचारिणी के लोग जो उस समय थे, जी अब नाम भी ले लेना चाहिए, जी जैसे उस समय मंत्री थे आदरणीय सुधाकर मणि त्रिपाठी जी। जी वो हमारी कविताओं को, हमारे गीतों को सुनते थे और वो कहते थे कि पांडे जी नागरी प्रचारिणी में आप आया कीजिए और सुनाया कीजिए। उसी से हम लोग थोड़ा प्रेरित होकर एक ग्रुप बना, जी जिसमें बाद में इंद्र कुमार दीक्षित जी भी आए जी जी और एक बियोगी जी थे, जी बहुत अच्छे वो संचालक थे या बहुत अच्छे संयोजक थे। जी उन्होंने हम लोगों को जोड़ा और हमारा गीत सुनते सुनते उनके मुंह से एकाएक निकल गया कि आप तो गीतों के राजकुमार हैं। जी और उस समय मैं यंग था जी और तभी से देवरिया में हमको लोग गीतों का राजकुमार कहने लगे। मुझे भी अच्छा लगता है जी कि चलिए गीतों ने हमें ये सम्मान दिया और हम तो शुक्रगुजार हैं नागरी प्रचारिणी सभा का कि जिसने हमको एक स्थान दिया, वहाँ पर ही कविता पढ़ते पढ़ते, और आज भी कविता पढ़ता हूँ नागरी प्रचारिणी में। ये सम्मान है, ये अवसर हमको नागरी प्रचारिणी दिया कि चाहे गीतों का राजकुमार कहलवाया, चाहे जो नाम दे दे। जी। अच्छा, पहले मैं देखता था, जैसे पहले भी गोष्ठियाँ होती थी, लेकिन देवरिया में जैसे आज के दौर में मैं देख रहा हूँ कि कवि गोष्ठी में मैं गया, कुछ कवि गोष्ठियों में, तो इसमें महिलाओं का मतलब अच्छा खासा दिख रहा है स्थान। पहले जो कि नगण्य था, यहाँ पे महिलाएं नहीं दिखती थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ तो नए लड़के और महिलाएं आ रही हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, इसमें देखिए नागरी प्रचारिणी का जो ये शोहरत जो प्रचार हुआ ना जी कि वो जो आपको पहले इंगित किया था जी कि केवल मनोरंजन जी और भद्दापन कविता में जो आ गई है, जी वो नागरी प्रचारिणी में नहीं होती है। नहीं होती। ये धीरे 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 शहर के सम्रांत लोगों के यहाँ गया और कवियत्रियाँ भी इसमें आने लगी। हम देखते हैं कि आज अच्छी खासी संख्या में लोग आ रहे हैं, कवियत्री आ रही हैं, अपनी अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ रही हैं। अब उसमें होता है कि जो बहुत देर से जो कविता शुरू किया रिटायरमेंट के बाद, अब उनको भी हम युवक कवि माने, युवा कवि माने, तो युवा ही है वो। जी उम्र में बूढ़े हैं लेकिन कविता में युवा हैं। सही है। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपके सुन के, और आपका जो चलता है युवाओं को जो एक प्रोत्साहन देने का, ये हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। अब हम जाते जाते हम चाहेंगे कि आपकी एक कोई रचना जो हो तो वो सुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। ये सुना रहा हूँ जी। ये मेरी पहली कविता संग्रह है। अच्छा जी। ये जहाँ तक हम जानते हैं। जी 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 इसे बहुत पुराने, बहुत दिनों के पहले लिखे थे। जी जी। आई इसका दूसरा संस्करण है। अच्छा। क्योंकि इसमें ISBN नहीं था हाँ हाँ पहले वाले में, हाँ हाँ तो ISBN लेने के लिए दूसरा संस्करण हुआ इसका। हाँ तो पहले वाले का इसका लोकार्पण किए थे डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव, अरे और उसमें मुख्य अतिथि थे उस समय के सांसद मोहन सिंह जी, जी 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 और उस समय इन्हें एडिशनल SP हुआ करते थे अनिल कुमार जैन। जी इन लोगों ने मिल के जी इसके लोकार्पण को संपन्न कराया। जी उसी से एक कविता आपको पढ़ दे रहा हूँ। जी। अब देखिए, जो आजकल बहुत सही लग रहा है, अब उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा। सुन लीजिए। देश के कौवे, देश के कौवे एक जगह हुए, एक बोला कांव, दूसरा भी कांव, तीसरा भी कांव, फिर सजा मंच और हुआ लंच। कांव कांव कांव, जाना जो था सबको अपने अपने गांव। कांव कांव कांव, कांव कांव कांव।
तो आज हम अपने एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं और हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तो आप सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जी करण जी और रजनीश जी, जी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।